Hey everyone, so this is chapter 3, class 7th Geography NCERT, and in this chapter we will discuss about our changing earth. इसमें मेनली जो भी चेंजेस हैं जैसे लिथोस्फीयर आप कह सकते हो कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स में चेंजेस हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स में, या फिर आप वॉल्केनिक एक्टिविटी से जो भी चेंजेस हुए हैं उसके बारे में डिटेल में है। मैग्मा कैसे फॉर्म हुआ और उसके बाद जो भी चेंजेस आए उसके बारे में डिस्कशन है। So let's discuss about that. So lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates, and जो भी plates आप कह सकते हो कि you will be surprised to know that the plates move around very slowly. बहुत धीरे धीरे से खिसकती हैं और बहुत सारे कह सकते हो मिलीमीटर खिसकती रहती हैं धीरे धीरे। जैसे आपने सुना होगा कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स लग रहा है और जो हिमालय की ऊंचाई है वो हर साल कुछ ना कुछ आप कह सकते हो कि मिलीमीटर्स में बढ़ रही है, बिकॉज दीज आर द यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड एंड इट इज वन ऑफ देम. So this is all about the movements, and this is because of the movement of the molten magma inside the earth. धीरे धीरे जो भी अर्थ के बीच में मैग्मा का कह सकते हो कि आप मूवमेंट होता है या फॉर्मेशन के बाद जो भी मूवमेंट होता है. So the molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. तो जैसे यहाँ पे एक्टिविटी में शो किया गया है तो सर्कुलर मैनर में वो घूमता रहता है, यहाँ पे जो दिया हुआ है. So the movement of these plates cause changes on the surface of the earth. So जो भी नीचे के जो भी changes हैं, movement changes हैं, वो ऊपर जो भी changes हैं उसको cause करते हैं. उसी की वजह से earth movements are divided into basis of the forces which cause them. The force which acts in interior of the earth are called एंडोजेनिक, जो अर्थ के नीचे से फोर्स उत्पन्न होते हैं, और एक्सोजेनिक जो होते हैं वो बाहर से जो भी फोर्स लगते हैं. तो यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है अर्थ मूवमेंट्स को लेके, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस का. सो अगर हम एंडोजेनिक फोर्सेस की बात करते हैं, जैसे सडन फोर्स लग रहा है या फिर डिस्ट्रोग्राफिक फोर्सेस हैं, जैसे अर्थक्वेक हुआ, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड हुए कहीं पे, बिल्डिंग मूवमेंट्स हुई, और डिस्ट्रोफिक फोर्सेस में. और अगर आप बात करते हो एक्सोजेनिक फोर्स में, इरोजनल है, जैसे बाढ़ आ गई कहीं पे तो इरोजनल फोर्स डेवलप हो जाता है. डिपोजिशनल फोर्स है, जैसे रिवर की वजह से, विंड, सी वेव्स की वजह से, या ग्लेशियर की वजह से ग्लेशियर पिघलते हैं तो उसके बाद फ्लो बढ़ जाता है प्लेन एरियाज में, उसकी वजह से जो भी फोर्सेस लगते हैं उसकी वजह से एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक दो टाइप के फोर्स लगते हैं, और अर्थ की जो भी एक्टिविटीज है या मूवमेंट्स है उसमें चेंजेस आते हैं. सो एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूसेस सडन मूवमेंट्स एंड द other times produces slow movement. Sudden movement like earthquake and volcanoes cause mass destructions. उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि बड़ी मात्रा में जो भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं. और वॉल्केनो तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फिनोमेना कह सकते हो, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो है डिस्ट्रप्शंस होते हैं. सो वॉल्केनो इज़ अ वेंट, आप कहते हो जैसे ओपनिंग होती है उसकी वजह से एक वॉल्केनो में जो वेंट होता है, वेंट को ओपनिंग कहते हैं, तो वहाँ से मॉल्टन मैग्मा निकलता है और चारों तरफ फैलता चला जाता है. उसकी वजह से जो लेयर बाय लेयर जमती चली जाती है और उसकी वजह से क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है. आप कह सकते हो उसकी वजह से माउंटेन का फॉर्मेशन होता है. सो इग्नियस रॉक्स कहते हैं उसको, जो कि लास्ट चैप्टर में इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. So volcano, that is opening in the earth crust through which molten magma material erupts suddenly. तो यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से क्रैक फॉर्मेशन होता है और ये वेंट है जिसकी आप कह सकते हो कि पाइप की तरह का नेचुरल स्ट्रक्चर बन जाता है, और उसी की वजह से लावा बाहर निकलने लगता है. और उससे पहले गैशियस फॉर्म में बहुत ज़्यादा फोर्स से ये बाहर की तरफ निकलता है. अर्थक्वेक भी इसका एक रीज़न होता है, जो भी वेरिएशंस आप कह सकते हो कि कॉज करता है. एंड सिमिलरली द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव्स, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ. दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक. एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जो आप कह सकते हैं वाइब्रेशन से मूव करते हैं
तो जैसे आप कहते हो ना एपी सेंटर होता है जहाँ से ओरिजिन होता है, सो द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपी सेंटर। तो वहाँ से अर्थक्वेक का आप कह सकते हो कि मेन पॉइंट होता है। और उसके अलावा द प्लेट इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। तो जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको फोकस कहा जाता है। और मेन एपीसेंटर होता है कि जहाँ सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा तबाही हुई वहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एपीसेंटर। वाइब्रेशन ट्रेवल टूवर्ड्स फ्रॉम द एपीसेंटर एज वेव्स एंड ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपीसेंटर। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो एपीसेंटर के आसपास के एरिया में ही होता है, जिसके जब भी हम देखते हैं कि कोई भी अर्थक्वेक आता है तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान वाले एरिया होता है वो दिखाया जाता है न्यूज़ वगैरह में। तो ये एक कह सकते हैं कि विजुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया है वेव्स के बारे में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है टाइप्स ऑफ वेव्स, इसको स्टैंडर्ड बुक्स में भी अच्छे से मेंशन किया गया है, सो वी हैव टू लर्न दीज बाय हार्ट। एंड पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, 3 टाइप की वेव्स होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स। सो पी वेव्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल, जो कि आप कह सकते हो कि खड़ी वाली रेखा होती है लॉन्गिट्यूडनल। एस वेव्स होती हैं ट्रांसफर वेव्स, आप कह सकते हो कि लेटी हुई। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एल वेव्स और सरफेस वेव्स जो होती हैं सरफेस पे ही आप कह सकते हो कि सरफेस पे ही रहती हैं। सो ट्राई दिस इज लाइक द मेन टाइप्स ऑफ वेव्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो ये स्टैंडर्ड बुक्स में अच्छे से मेंशन की गई हैं। सो दिस इज लाइक वी हैव टू रिमेंबर दैट दीज आर द वेव्स। उसके जो भी मेन जो टाइप्स होंगे और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। सो दीज आर द प्लेट बाउंड्रीज विच इज मेंशन इन द पिक्चर। एंड उसके अलावा एपीसेंटर दिया हुआ है यहाँ पे। उसके अलावा सीज्मिक वेव्स एंड रेडियस इज आउट ऑल डायरेक्शन, जैसे बाहर की तरफ और अंदर की तरफ आती हैं तो उसकी वजह से चेंजेस क्रिएट होते हैं। ये अर्थक्वेक की वजह से है। सो हम क्योंकि अर्थक्वेक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो कभी भी आ सकता है ऑल ऑफ अ सडन, सीज्मोग्राफ से भी नहीं वो पता चलता है हमें। तो ये आप कह सकते हो कि प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, उसी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एंड द impact of can certainly the minimize if we can prepare beforehand, and that earthquake predict method adopted locally by the people indicate studying animal behavior, fish in the ponds and agitation, snake comes on the surface, जैसे वाइब्रेशन स्टार्ट होता है तो सरफेस पे स्नेक्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बट एज सच बहुत ज़्यादा हमें कोई एज सच कोई इंस्ट्रूमेंट से हम पहले पता नहीं लगा सकते हैं। हाँ, उसको मेजर जरूर किया जा सकता है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन मशीन कॉल सीज्मोग्राफ, से हम पता लगा सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, द मेन मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ इज मेजर्ड ऑन द रेक्टर स्केल 2.0 और लेस देन कैन फेल्ट ओनली अ लिटिल। एंड अर्थक्वेक 5 और 6, 7 ये थोड़े मेजर होते हैं, उसको क्लासिफाई किया जाता है और उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो 2 और उसका तो कहीं कहीं पे जो झटका होता है वहाँ पता चलता है, जहाँ एपिसेंटर होता है वहाँ ज़्यादा पता चलता है। सो अगर हम बात करते हैं अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस की, सेफ स्पॉट ढूंढते हैं, जैसे कोई हार्ड सरफेस है उसके नीचे छुप जाना, बाहर खुले मैदान में निकल जाना, स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस एंड चिमनीज, विंडोज़ और मिरर्स, पिक्चर्स, इस टाइप की चीज़ों से दूर रहना। उसके बाद आप कह सकते हो प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में डिज़ास्टर उसको लेके, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके अच्छे तो कुछ पता होना चाहिए कि हाँ किस तरीके से जो भी एडवर्स सिचुएशन में हम डील कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे मेजर लैंड फॉर्म्स की बात करते हैं, so this landscape is being continuously worn away by 2 processes, weathering and erosion. So landforms का जो formation है, so weathering is the breaking out of the rocks on the earth surface, that is called weathering. and अगर हम erosion की बात करते हैं
तो इरोजन इज द वेदरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप टू डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। एक जगह से मिट्टी या जो भी कण हैं, पार्टिकल्स हैं, दूसरी जगह पर किसी ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी के थ्रू जाना इरोजन कहलाता है। जैसे विंड है, बाढ़ की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी चली जाती है, कंकड़ पत्थर चले जाते हैं, नदी बहा के ले जाती है, सो दैट इज कॉल्ड इरोजन, या अपर्दन कह सकते हो आप हिंदी में। द इरोडेड मटीरियल इज कॉल्ड अवे, carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. This process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. तो उसकी वजह से फॉर्म होता है। So here the eroded material is carried, जो कि विंड से होता है, वाटर से होता है, तो वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाके डिपॉजिट हो जाता है और उसका एक सरफेस का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे वर्क ऑफ रिवर दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें, द रनिंग वाटर इज द रिवर इरोडेड द लैंडस्केप व्हेन द रिवर tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall। जैसे आपने मसूरी वाटरफॉल सुना हो, नायग्रा वाटरफॉल सुना हो, जो कनाडा में है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे जोग फॉल्स है। अगर आपने जोग फॉल सुना हो, साउथ इंडिया में, मेनली कर्नाटका में, और छोटा नागपुर प्लेटू में, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, कल ही पढ़ा था हमने, तो याद रखना है उसको। तो ये वाटरफॉल्स हैं जो मेनली हम बात करते हैं। उसके अलावा जब रिवर मिएंडर करती है, यहाँ पे जो भी उसके जो टर्न्स हैं, आप कह सकते हो कि जैसे बहुत ज़्यादा फ्लो बहुत ज़्यादा तेज होता है, तो ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है। जैसे मिएंडर करने के बाद तो एक पाथ पे चली जाती है रिवर, और उसमें से कुछ जगह पे जब सीधी चली जाती है और जगह छोड़ देती है, पानी का लेवल हट जाता है, बट एक डीप एरिया का फॉर्मेशन हो जाता है जहाँ पे पानी भर जाता है, तो उसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। और जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ऑक्सबो लेक मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, और मिएंडर कर रही है नदी, बहुत ही ज़्यादा उसके आप कह सकते हो टर्न्स ले रही है, तो प्लेन्स में जाती है। तो ये जगह छूट गई है यहाँ पे, और फिर से वहाँ से पानी जो है उतर जाता है चढ़ने के बाद, और यहाँ पे ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। सिमिलरली at this time the river overflow its banks and lead to the flooding of the neighboring areas, and it floods, it deposits layers of fine soil and other material called sediments। और जैसे किनारे बन जाते हैं तो सेडिमेंट्स है, एल्यूवियल प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है जहाँ पे उपजाऊ जमीन बहुत ज़्यादा होती है, फ्लड प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है, और बैंक रिवर्स पे लीव्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये लीवीज हैं जो साइड में दी हुई हैं, मिएंडर कर रही है यहाँ पे, जो डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स हो जाते हैं दोनों तरफ से। तो इसके बारे में डिटेलिंग है। डेल्टा का फॉर्मेशन होता है जब दो नदियाँ एक दूसरे मतलब दो जगह से निकलती हैं, और उसके बाद बीच में जो लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है उसे डेल्टा कहा जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटरी, जैसे मेन रिवर से डिस्ट्रीब्यूटरी निकल रही हैं और वो अलग अलग, जैसे इस पिक्चर में दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूटरीज निकल रही हैं, जो मेन लैंड का फॉर्मेशन जो वाइटिस पोर्शन है वो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है वहाँ से। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज यहाँ से निकल रही होती है, जो भी छोटी छोटी ब्रांचेज होती है। यहाँ पे सी केव्स बन जाती हैं, जैसे रॉक्स के बीच में पानी बार बार धक्का मारता रहता है, उसकी वजह से छोटी छोटी रॉक्स कट जाती है, और उसकी वजह से वहाँ पे जगह बन जाती है, केव लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे सी आग बन जाती है पहाड़ी एरिया में। और स्टॉक जो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, जो नहीं होता हीरो हीरोइन एक उस पे पिलर पे खड़े होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड स्टॉक। तो थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे यहाँ पे डेल्टा भी दिया हुआ है, तो ये जो भी लैंडफॉर्म्स हैं और उसके अलावा जो भी वाटर बॉडीज से सेडिमेंट के थ्रू बनने वाली जो बॉडीज हैं। वर्क ऑफ सी वेव्स से जो बनते हैं मेनली सी केव्स बनती हैं, क्योंकि ये सी एरियाज में होता है मेनली। रिवर्स में तो आपने जो भी मिएंडर करके जो लेक्स वगैरह बनती हैं, ऑक्सबो लेक्स और ये सब, उसके अलावा सी केव्स होगी, आर्क्स हो गई, और उसके अलावा स्टॉक्स हो गए, तो ये सारे सी वेव्स की वजह से बनते हैं। और उसके अलावा वर्क ऑफ आइस, ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन होता है, रिवर ऑफ ग्लेशियर्स होते हैं
जो कि आप कह सकते हो कि मोर देन 70% जो ड्रिंकिंग वाटर है वो ग्लेशियर्स में प्रेजेंट है, जो भी मेल्ट होता रहता है। और हर साल जब सीज़न चेंज होता है तो जो रिवर्स का फ्लो है वो बढ़ जाता है, तो ये ग्लेशियल फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर वर्क ऑफ विंड्स की बात करते हैं, मेनली मशरूम रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। सैंड ड्यून्स आपने सुना होगा, जैसलमेर में सैंड ड्यून्स हैं, तो सैंड ड्यून्स के बारे में आपने पढ़ा होगा या फिर आप एक बार खुद से सर्च भी कर सकते हो। मशरूम रॉक्स का फॉर्मेशन होता है कि चारों तरफ से जो रॉक है वो इरोड हो जाती है या इरोजन हो जाता है, और उसकी वजह से सिर्फ एक जो छत की तरह का या छतरी की तरह का फॉर्मेशन होता है और नीचे की तरफ छोटा पतला सा स्टॉक बच जाता है। उसके अलावा when such sands is deposited in the large areas it is called loess. So loess का formation भी होता है। So this was all about water bodies, and apart from this different kind of landforms and different kind of arcs, different types of rocks, उसके बारे में था। So this was introductory thing। ये नाइग्रा फॉल का एक जो छोटा सा पॉइंट है ये भी देख लेते हैं। देर आर 1000 ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। द हाइएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड waterfall is Angel Fall or Venezuela, that is in South America, and other waterfall is Niagara Falls, बहुत ही ज़्यादा फेमस है कनाडा में, and USA in North America, and Victoria Falls on the border of the Zambia and Zimbabwe in Africa. So इसके बारे में facts थे। Hope you understand this chapter, and ये भी लैंड फॉर्म्स हैं और वॉल्केनोज के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में, दैट वाज इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको पता होना चाहिए। सो होप you like that. Please share and subscribe the channel, and study well. Revise this chapter twice or thrice at least, so that you can create the image of this chapter in your mind, and you will be able to give the answer if any question is like appear in the coming exam. Thank you. Bye bye.